चले यहाँ देखे सारे लोग। अब हम हिस्ट्री का भाग 2 यानी मध्यकालीन भारत बनेंगे। यहां से डेटें याद रखना है और नक्शा बिल्कुल 1 बाय 1 याद होना चाहिए। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं, चाहे उस एग्जाम में लिखा हो कि हिस्ट्री आएगी या ना लिखा हो। सुन रहे हो? जीके के नाम पर हिस्ट्री बहुत ज्यादा आती है। अच्छा एक बात, अब यहां पर हम आपको एक बात बता दें, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका रिलेशन धर्म से कतई नहीं है। धर्म अलग बात है, हिस्ट्री अलग बात। धर्म में कोई महापुरुष हो सकता है, ईश्वर हो सकता है, देवता हो सकता है, लेकिन हिस्ट्री में एक सामान्य पुरुष सामान्य ही होता है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। अतः हम यहां पर आपको बता दें कि यहां पर जो चीजें हम पढ़ रहे हैं मात्र क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री। सुन रहे हो? अब यहां पर हम एक बात आपको इंगित कर देना चाहते हैं कि उस समय जब हमने भारत में बताया आपको, एक तरफ प्रतिहार वंश है, एक तरफ राजपूत वंश है और एक तरफ है ना, उसी समय अरब में इस्लाम धर्म की स्थापना हो चुकी है। इस्लाम धर्म की, अरे क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या परिवर्तन हुए और कैसे ये आक्रमण होने लगे। इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद पैगंबर साहब ने की और बड़े सादगी भरे नियमों से करी। उस समय जो दुनिया धर्मों के आडंबर में फंसी हुई थी, उन्होंने इतना सादगी भरा धर्म की स्थापना करी कि आपको न पूजा करने के लिए किसी सामग्री की आवश्यकता है, आप जहां पर खड़े हो जाएं वहां पर ईश्वर है और ईश्वर को कम से कम दिन में 5 बार आप याद करें, जिसे मुसलमान लोग नमाज कहते हैं। समझ में आ रही बात? यहां तक दिक्कत नहीं थी। उनने मानव जीवन के हर एक पड़ाव को, मानव को कब क्या और कैसे करना है, ये सारी चीजों को अपने अनुयायियों को बताया और अपने उपदेश और अपने संदेश फैलाए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कहां हुई? जब पैगंबर साहब इस दुनिया से चले गए तो इस्लाम धर्म की बागडोर के बारे में कि मुखिया कौन बनेगा। समझ में आ रही बात? तो एक नया शब्द जुड़ करके आया, खलीफा। क्या? अरे क्लियर है? खलीफा शब्द आया और खलीफा को माना गया कि ये पैगंबर का प्रतिनिधि होगा। समझ में आ रही बात? यानी मोहम्मद पैगंबर साहब के बाद इस आदमी का स्थान होगा धर्म में, यानी सबसे पूजनीय व्यक्ति वो होगा। और यहां तक कि राजा भी किसके अंडर में होगा? खलीफा, क्योंकि धर्म सबसे पहले है। अब 2 तरीके से प्रश्न उठने लगे। एक मोहम्मद पैगंबर साहब का वो ग्रुप था, अनुयायियों का वो ग्रुप था जो ये चाहते थे कि मात्र उनके रिश्तेदार ही खलीफा बने, उनके घर के खानदान के ही क्या बने, आया ना। और एक दूसरा ग्रुप था जो ये चाहता था कि नहीं, कोई भी चेला या कोई भी अनुयायी या कोई भी धर्म मानने वाला खलीफा बन सकता है। समझ में आ रही बात? अब यहां पर राजनीति प्रवेश कर गई, धर्म से ज्यादा राजनीति दिमाग में प्रवेश कर गई, क्योंकि खलीफा पद राजा से भी, सुल्तान से भी ज्यादा दमदार हो गया, क्योंकि उसका एक आदेश धार्मिक आदेश माना जाता और सब आदेशों पर भारी पड़ जाता। अब तक खलीफा बनने की क्या लग गई? क्या लग गई? हाया ना। अब तक खलीफा बनने के लिए भी राजनीतिक दांव पहचाने लगे और साथ में खलीफा जो खलीफा बने उनने भी अपने चेले तैयार कर लिए और अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए कि जहां जहां तक इस्लाम रहेगा वहां वहां तक हमारी बात मानी जाएगी। अतः उन्होंने अपने चेलों को आक्रमण करने के लिए धरती के अन्य हिस्सों पर भेजा। उनमें से भारत भी एक था। समझ में आ रही बात? हर
कब पार हो गई जब तुर्की लोगों ने भी इस्लाम धर्म ज्वाइन किया। अभी तुर्की कौन थे? तुर्की एक ऐसी जाति थी जो मानव सभ्यता से जुड़ी नहीं थी। मानव तो थी, लेकिन इनमें असभ्यता के गुण ज्यादा थे। हर चीज को कत्ल से जोड़ना, आक्रमण करना इनका एक शौक था। इनका धर्म जो था वो हृदय से कम और तलवार की नोक पर ज्यादा जुड़ा था, वो था तुर्क। समझ में आ रही बात? और जैसे ही तुर्की लोगों ने इस्लाम धर्म ज्वाइन किया तो इनने मोहम्मद पैगंबर साहब के उपदेशों को ध्यान नहीं दिया। उनने इस बात को ध्यान दिया कि हमें बाकी राजाओं से ज्यादा, सीधी बात हम अपनी भाषा में कहें, नंबर लाना है। लोग कहें कि हम पक्के मुसलमान हैं और हमें धर्म प्रचार करना है। इस तर्ज पर उनने पूरी दुनिया में, खासतौर पर भारत की ओर आक्रमण करना शुरू कर दिया। ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ या ना? इसलिए सबसे नरसंहार जो आक्रमण हुए वो तुर्क वंश की ओर से हुए, बाकी किसी इस्लाम की ओर से इतने ज्यादा नरसंहार वाले आक्रमण नहीं। ओके, अब कहानी की हम शुरुआत करते हैं। हम धर्म से रिलेटेड चीजों को जल्दी निपटाएंगे, सीधा हम हिस्ट्री पर आएंगे। ओके, चलिए देखिए, 7वीं शताब्दी में सऊदी अरब में इस्लाम धर्म में एक नए धर्म का उदय हुआ। साथ ही इसका विस्तार उत्तरी अफ्रीका, अरब द्वीप, ईरान और भारत तक हो गया। इस्लाम पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा ओके, इन्होंने इस धर्म के उपदेश प्रचारित किए। लगभग 570 से 600। इस्लाम एक ही ईश्वर की उपासना पर जोर देता है। इन बिल्कुल सरल धर्म, आप ज्यादा ईश्वर की आडंबर में न पड़े। ईश्वर एक है, उसे याद करने के लिए चाहे गरीब हो या अमीर, आपको किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। आप जहां खड़े हैं आप वही ईश्वर की इबादत कर सकते हैं। ये उपदेश इनने दिया। समझ में आ रही बात? ये दुनिया का सबसे सरल धर्म बना दिया। लेकिन वही धर्म जब राजनीतिक तौर पर लोगों के उसमें आया तो फिर इस चीज को फिर से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी पवित्र पुस्तक क्या थी? कुरान। क्योंकि मुस्लिमों का विश्वास है कि स्वयं ईश्वर ने कुरान का इल्हाम यानी शिक्षा मोहम्मद साहब को दिया है। कुरान को इस्लाम जगत में सर्वोच्च दर्जा है। प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज रखने, रोजे रखने, दान करने, तो मुमकिन हो तो तीर्थ यात्रा करने का कहा गया है। क्लियर है? चलिए, पैगंबर साहब की मृत्यु के पश्चात मुस्लिमों को राजनीति तथा धार्मिक नेतृत्व प्रदान करने के लिए जिम्मेदारी काय पर आ गई। अब एक्चुअली कहानी यहां से शुरू होती। समझ में आ रही बात? तो यहां देखो, रिमोट छोड़ाए होंगे हम, देखें, खलीफा ये उप प्रमुख है। यानी मोहम्मद पैगंबर साहब के बाद इस कुर्सी को महत्व दिया गया है। उपाधि मोहम्मद पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी की दी गई है। अब 632 से 661 तक 4 खलीफा हुए जो मोहम्मद साहब के नजदीकी थे। ये कौन थे? अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। क्लियर है? लेकिन इसमें 2 तरीके से खेमा बढ़ गया। एक खेमा चाहता था कि केवल मोहम्मद पैगंबर साहब के रिश्तेदार ही खलीफा बने, और एक खेमा चाहता था कि उनका कोई भी अनुयायी खलीफा बने। और इस तरीके से इस्लाम धर्म 2 भागों में बढ़ गया, शिया और सुन्नी। ओके, चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। साम्राज्य का विस्तार करना, सुन्नी और शिया मतभेद। मोहम्मद पैगंबर साहब के बाद खलीफा बनाने को लेकर शिया और सुन्नी में फूट पड़ गई। सुन्नी का मानना था कि पैगंबर साहब का कोई भी उपयुक्त अनुयायी खलीफा बन सकता है। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के सहयोगी अबू बकर को पहला खलीफा घोषित किया। अबू बकर के बाद उमर खलीफा बने। दूसरी ओर शुरुआती शिया मानते थे कि पैगंबर मोहम्मद साहब का रिश्तेदार ही बनना चाहिए। चलिए, ये सारी चीजें क्लियर हैं। और इसके बाद एक दूसरे पर आक्रमण करना और हत्या करने का दौर प्रारंभ हो गया। चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं।
उमैयद खलीफाओं ने शासन किया। अब शासन का मतलब यूं निकला, राजा और सुल्तान अलग थे, खलीफा अलग थे, लेकिन सही शब्दों में खलीफा ही शासन करता था। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि बात किसकी मानी जाती थी? कहेगी? अरे क्लियर है? देखे, खलीफाओं ने उमैयद खलीफाओं को सत्ता से हटाया। अब भारत पर अरब आक्रमण, अब यहां से बात शुरू होती है। अब खलीफाओं ने अपने चेले तैयार करे, सुन रहे हो? अब चेले तैयार करे और उन चेलों को समझाया कि तुम्हें खुदा का साम्राज्य बढ़ाना है। अब देखो दिमाग में क्या आ रहा है? खुद का साम्राज्य बनाना है। दिमाग में क्या आ रहा है? हमारा साम्राज्य जहां जहां तक रहेगा वहां तक हमारी बात मानी जाएगी। दिमाग में है कि खुद का साम्राज्य बढ़ाना है और उलाहना क्या दे रहे हैं कि खुदा का साम्राज्य बढ़ाना है। समझ में आ रही बात? कि आपको खुदा का काम करना है, ईश्वर का काम करना है, आपको आक्रमण करना है और उस एरिया को जीतना है। क्लियर है? देखे, अब मध्यकालीन भारत में 3 मुस्लिम आक्रमणकारी, एक मोहम्मद बिन कासिम, एक 1027 में आया महमूद और एक आया 1175 में। अरे क्लियर है? और इन तीनों समय भारत की स्थिति राजाओं के मामले में बहुत मजबूत थी, लेकिन फिर हम वही कहते हैं, किसी भी आक्रमण से भारत ने कभी कुछ नहीं सीखा। सुन रहे हो? भारत ने कोई सीख नहीं ली। 712 लगभग 300 साल बाद आया ना, लगभग 150 साल बाद। क्लियर है? लेकिन भारत ने अपने पिछले आक्रमणों से कोई सीख नहीं ली। क्लियर है? बोर हो रहे हो? बोर हो रहे हो तो पढ़ लेना, घर में नोट्स ले दे रहे आपको। देखे, मोहम्मद बिन कासिम। अब मोहम्मद बिन कासिम के पहले भी कहानी आपको याद हो, यहां पर सिंधु नदी के किनारे ये वाला एरिया आया ना, ये सिंध है, पंजाब है, मकरान है और यहां पर कश्मीर है। ये सबसे वो वाला एरिया है जिस पर आक्रमण करना बिल्कुल आसान है। ये भारत का सबसे बाहरी हिस्सा है। आया ना? यहां पर बताया था ना हमने, सिंध है, यहीं पर पंजाब है। देखे, अब यहां पर सर्वप्रथम अरबों ने, यानी अरब के लोगों ने 636 जब बंबई के निकट थाना को जीतने के लिए खलीफा उमर के समय में आक्रमण किया। अभी पढ़ा था ना आपने, खलीफा बने थे उमर, उनके समय में उनका कोई चेला आया होगा, आक्रमण किया होगा, सोच थी कि बंबई का जो मेन थाना है वहां जीत लें, लेकिन सफलता प्राप्त आया ना। लेकिन पहला प्रयास हुआ, सुन रहे हो? पहला प्रयास हुआ, सफल नहीं हुआ। अगला 636 के पश्चात भड़ोच, सिंध, देवल खाड़ी और मकरान पर आक्रमण होते रहे, लेकिन ये भी परमानेंटली सफल नहीं हो पाए। अस्थायी तौर पर कब्जा हो पाया तो कोई सार नहीं निकला। इराक के साथ, हाँ अब यहां से इंपॉर्टेंट, अब इराक का एक शासक है हज्जाज। कौन है? पक्का? अब इसने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया और इस समय भारत में जो सिंध प्रांत का राजा है वो है ताहिर, या उसी को कहा गया है तारा। क्या कहा गया है? आवाज नहीं आ रही है। अब यहां पर सफल आक्रमण जो करने की सोच बना रहा है वो बना रहा है हज्जाज। सिंध के शासक ताहिर को दंडित करने के लिए 2 सेनापति भेजे, उबैदुल्लाह और बुटे, लेकिन इनको हरा दिया गया। ताहिर ने उनके दोनों चीजों को, और उसका ताहिर का पुत्र कौन? जैसे, इन दोनों ने मिलकर के, पिता पुत्र ने मिलकर के युद्ध का सामना किया और दोनों सेनापतियों को मौत के घाट उतार दिया। पहला आक्रमण हुआ हज्जाज की ओर से, इराक के हज्जाज की ओर से। इसके बाद अल हज्जाज के दामाद एवं भतीजे, यही भतीजा था और यही दामाद बना, मोहम्मद बिन, अब कहानी आ गई मोहम्मद बिन कासिम, और ये पहला आक्रमणकारी था जो भारत की सीमा के अंदर घुस सका।
समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो प्रयत्न बहुत पहले से चलते रहे हैं। अल हज्जाज ने भी अपने सेनापति भेजे। नहीं आ रही बात में? आ रही है। मोहम्मद बिन कासिम ने, सॉरी, अल हज्जाज ने अपने सेनापति भेजे, मारे गए। लेकिन अब उनका दामाद मोहम्मद बिन कासिम यहां पर आएगा और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम और सफल शासक। सुन रहे हो? इसने आक्रमण किया 712 में। कब किया? आवाज नहीं आ रही है? पक्का? ये पहला अरब आक्रमणकारी था। याद रखना, भारत पर पहले भी 2 आक्रमण हो चुके हैं। एक हकमनी वंश को ईरान की ओर से और एक यूनान की ओर से सिकंदर का। नहीं आ रही बात सुनने? ये पहला, उस समय मुसलमान नहीं थे, ये पहला मुस्लिम आक्रमण है। ये पहला मुस्लिम आक्रमण कौन? मोहम्मद बिन कासिम। कौन? हालांकि प्रयास इसके भी पहले भी होते रहे। पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की। कब? आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? मोहम्मद बिन कासिम ने कौन पर? सिंध पर। फिर हमने बता दिया सिंध सबसे बाहर वाला हिस्सा है और इस पर आक्रमण करना बड़ा ही आसान। ओके? और यहां का राजा है ताहिर। कौन है? पक्का? देखे अरबों के इस सिंध विजय की जानकारी। चचनामा। अभी चचनामा है क्या? एक्चुअली चचनामा एक पुस्तक का नाम है। ताहिर के पिता का नाम था चच। सुन रहे हो? ताहिर के पिता का नाम क्या था? क्लियर है? और इसलिए उसकी पूरी जीवनी लिखी है एक किताब में, चचनामा। क्या? आवाज नहीं आ रही है? और इसी चचनामा में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण की सारी जानकारी उसने दर्ज की है कि हमारे राज्य पर कैसे आक्रमण हुआ है। समझ में आ रही बात? एक प्रकार से जैसे आज हम कहते हैं ना कि हम डेली डायरी लिख रहे हैं, ऐसे ही पुराने आदमी भी डेली डायरी लिखते थे। तो काय में मिलता है? चचनामा में। काय में मिलता है? सिंध पर आक्रमण का आदेश सूबेदार अल हज्जाज ने दिया था। वही कहानी आई ना? अल हज्जाज ने पहले 2 सेनापति भेजे, वो मारे गए। फिर इसने अपने दामाद से कहा, कौन से कि अब तुम भारत पर आक्रमण करो। पक्का? कब किया? 700 सिंध भी जीता। अरे क्लियर है? देखे सिंध पर आक्रमण के समय वहां का शासक ताहिर था। ताहिर के पिता का नाम क्या था? ओके, इसीलिए इसी के नाम पर इसकी जो जीवनी थी वो कहलाई चचनामा। पक्का? ये एक अदूरदर्शी शासक था। ये परिणाम नहीं जानता था कि एक बार कोई आदमी आक्रमण कर चुका है तो दोबारा भी करेगा। इसलिए इसने अपनी कोई तैयारी नहीं करी भविष्य में। वो तैयारी नहीं करी बल्कि दुश्मन डबल तैयारी से आ गया। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? इसने भविष्य के लिए कोई तैयारी नहीं करी कि दोबारा भी आक्रमण हो सकता है, लेकिन बल्कि शत्रु कैसा आ गया? डबल तैयारी। हाँ या ना? देखिए, अरब वासियों के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन लूटना एवं इस्लाम का धर्म प्रचार करना था। समझ में आ रही बात? मोहम्मद बिन कासिम के बारे में अलग अलग लोग कहते हैं। कोई कहता धन लूटने आया था, कोई कहता धर्म प्रचार करने आया था, लेकिन इसके दोनों उद्देश्य थे। एक तरफ ये धन लूटना भी चाहता था और एक तरफ ये, हाँ या ना? देखे, अरब आक्रमणकारी पोलन दर्रे से भारत आए। अल हज्जाज की मृत्यु कब हो गई? हाँ या ना? तो जैसे ही इसकी मृत्यु हो गई तब इसकी सीट खाली हो गई। अतः मोहम्मद बिन कासिम को वापस जाना पड़ा। इसलिए मोहम्मद बिन कासिम भारत का परमानेंटली राजा नहीं बन सका। समझ में आ रही बात? अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मोहम्मद बिन कासिम भी भारत में परमानेंटली रुक जाता। लेकिन उसकी खुद की जहां का वो राजा था, उसके खुद की राजा की सीट खाली हो गई। अतः वहां कोई आक्रमण ना कर दे, मोहम्मद बिन कासिम 715 में
वापस चला गया। अरे क्लियर है? तो जो सिंध प्रदेश उसने जीता था वो उसका सूबेदार बना गया। ठीक है, लेकिन मोहम्मद कासिम ने जुनैद को सिंध का राज्यपाल माने भाई सूबेदार, कि भैया हमारे राज्य की देखरेख करे रहना, पक्का। अरे क्लियर है? देखे, जुनैद को प्रतिहार शासक नागभट्ट ने पराजित किया। बाद में प्रतिहार वंश के जो शासक था कौन? आवाज नहीं आ रही है? पता है ना आपको? ने इसे क्या कर दिया? और जिसका 10 सिंध प्रांत में चला गया प्रतिहार शासक। देखो आप, भारत पर आक्रमण से भविष्य पर बार बार आक्रमण के प्रशस्त हो गए। एक बार आक्रमण करने के बाद बाकी दुनिया को और पता चल गया कि भारत में धन है। समझ में आ रही बात? भारत में क्या है? अरे क्लियर है? भारत में धन है, अतः भारत पर आक्रमण करना चाहिए। देखो आप, अरबों ने सिंध पर ऊंट पालना तो खजूर की खेती का प्रचलन किया। जब हमने ऊंट पालने की कला सीखी, क्योंकि अरब में ज्यादातर रेगिस्तान था, वहां पर ऊंट पाले जाते थे, भारत में उस समय ऊंट नहीं थे, तो भारत ने ऊंट पालना और खजूर का परिचय अरब देश से प्राप्त किया। अरबों ने तिरहन नामक सिक्के चलाए। ये तिरहम नामक सिक्के क्यों चलाए? क्योंकि इसने ताहिर को जीता था। किसको? तो जनता में ये संदेश देना कि हम ताहिर को जीत कर आए हैं, अतः एक सिक्का चलवा रहे हैं। कौन? तिरहम। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? जनता में प्रचार करने के लिए कि हमने सिंध प्रांत जीता है, तिरहम नामक सिक्का चलाया। पक्का? कौन ने चलाया? अरब वासियों ने। कौन ने? अरे क्लियर है? पैगंबर मोहम्मद से उम्मीद खलीफा सेनापति मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुसलमान था। सिंध व मुल्तान को जीत लिया 712 में। भारत में आक्रमण का उद्देश्य अरब राज्य का विस्तार करना, इस्लाम का धर्म प्रचार करना। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण के वर्ष में संदर्भ मतभेद है। कई वो कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने 711 में आक्रमण किया, कभी कुछ बताते हैं 712 में। चूंकि इतिहास पुराना है, अतः 712 और 711 को ही सही माना जाता है। और हम आपको ये पहले बता चुके थे, नहीं बताया था? देखिए, अरबों ने 637 में ईरान को जीत लिया था। इनका ध्यान अब 637 में क्या जीता? हाँ ना? तो 700 आते आते इनका ध्यान कहां चला गया? भारत। ओके, देखे, समय समय पर मुसलमानों ने आक्रमण किया। अरब पहले मुसलमान थे जिन्होंने भारत पर, अब अरब देखो, अब पहले मुसलमान, अब मुसलमान हर जगह, तो पहले केवल अरब में थे, फिर अफगान में हो गए और गजनी में हो गए, आया ना, तुर्की में हो गए। पक्का? देखें, सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर सफल आक्रमण किया और उस समय सिंध का शासक, उस समय अरबों की सफलता का मुख्य कारण ताहिर का नक्कारपन एवं उसकी अदूरदर्शिता थी। अगर इसने पहले ही देख लिया होता, जब अल हज्जाज के 2 सेनापति आए थे, अगर अल हज्जाज के 2 सेनापतियों का इसने भाप लिया होता कि भविष्य में भी आक्रमणकारी आएंगे, और अगर ये अपनी सेना को मजबूत कर लेता तो ये मोहम्मद बिन कासिम भारत में प्रवेश आया ना। लेकिन इसकी अदूरदर्शिता के कारण ये भारत में प्रवेश कर गया। 712 सिंध जीता, पंजाब जीता, मकरान जीता। सुन रहे हो? पक्का? अरे क्लियर है? अरबों ने दिरहम नामक सिक्का, हमने आपको बता दिया। सिंधु क्षेत्रों में अरबों ने सर्वप्रथम दिरहम सिक्का, खजूर की खेती व ऊंट पालना प्रारंभ किया। अब जजिया कर। अब यहां से जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम भारत में प्रवेश किया, वैसे ही अब भारत की हिंदू जनता पर एक धार्मिक टैक्स लग गया। अगर आप मुसलमान धर्म के अदर कोई धर्म मानते हैं तो आपको टैक्स देना होगा। तो वो टैक्स का नाम क्या था? जजिया। क्या नाम था? इसकी बहुत लंबी कहानी है। सबसे पहले भारत में मोहम्मद बिन कासिम, पक्का?
मोहम्मद बिन कासिम फिर भविष्य में और राजा आएंगे, कई बंद करवाएंगे, फिर कई और चालू करवाएंगे। अभी ब्राह्मणों पर और खास तौर पर विकलांगों को ये कर नहीं देना पड़ता था। समझ में आ रही बात? ब्राह्मणों को क्यों नहीं देना पड़ता था? क्योंकि उस समय हिंदुओं के जैसे मुसलमानों में खलीफा और हिंदुओं में ब्राह्मण। समझ में आ रही बात? तो मोहम्मद बिन कासिम को डर था कि अगर हमने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया तो कहीं सारी हिंदू जनता एक साथ ना भड़क जाए। अभी तो हमारा युद्ध एक राजा से है, नहीं आ रही बात समझ में? और एक एक करके हमें राजा जीतना है, लेकिन अगर हमने ब्राह्मणों पर आक्रमण किया तो सारा हिंदू इकट्ठा होकर के हम पर आक्रमण कर देगा। अतः इसने उस समय ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया। समझ में आ रही बात? देखें, प्रथम बार सिंधु वासियों पर जजिया कर कब लगाया गया? आवाज नहीं आ रही है? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंधु वासियों जजिया कर की पहली बार वसूली की गई। मोहम्मद बिन कासिम सिराज एवं मकरान होता हुआ केवल सिंध के पास बंदरगाह पहुंचा और यहाँ पर लगातार कई दिनों तक नरसंहार चला। समझ में आ रही बात? लोगों को जबरन मुसलमान बनाया गया। केवल में 3 दिन तक नरसंहार चला। लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया, मंदिर तोड़े गए और उनके स्थान पर आया ना। अरे क्लियर है? देखें, अब यहां पर खलीफा सुलेमान, अब खलीफा बदल गए वहां पर, तो खलीफा कौन बन गए? आया ना। अब खलीफा को डर हो गया कि मोहम्मद बिन कासिम की शक्ति का हो गई, बढ़ गई, कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में यही खलीफा आया ना। तो मोहम्मद बिन कासिम की किसी बात पर नाराज होकर के करा दी हत्या। एक्चुअली बेस ये था कि मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम का प्रचार इतना ज्यादा कर दिया था कि लग रहा था कि बाद में खलीफा मोहम्मद बिन कासिम ना बन जाए। नहीं आ रही भाषा में? आप बोर हो रहे? आप लोग बोर हो रहे हो? तो अब किसी के खलीफा ने इसकी क्या करा दी? हत्या करा दी और मोहम्मद बिन कासिम समाप्त हो। 715 में ये भारत से लौट गया। कहानी इस प्रकार है, हमने आपको बता दिया है कि पहले अल हज्जाज ने भारत पर आक्रमण किया, उसके 2 सेनापति आए, नहीं जीत सके, ताहिर ने उन्हें हरा दिया। बाद में अल हज्जाज ने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। 712 में उसने सिंध जीता, मकरान जीता, देवल जीता, नरसंहार हुआ, जबरन मुसलमान बनाया गया और इसने ताहिर को हराने के उपलक्ष्य में इसने दिरहम नामक सिक्का चलाया। अब प्रश्न ये आता है कि दिरहम नामक सिक्का किसने चलाया? आंसर आता है अरबों ने। आपने ये क्यों नहीं कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने? इसलिए नहीं कहा कि उस समय इसे पूरा पावर प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सुल्तान भले है लेकिन सारे पावर खलीफा के पास हैं। सारे पावर, अरे क्लियर है? अतः सटीक आंसर ये नहीं बनता है कि दिरहम नामक सिक्का मोहम्मद बिन कासिम ने चलाया। इसलिए आंसर बनता है अरबों ने चलाया। समझ में आ रही बात? 715 में वो सीट खाली हो गई। मैडम खड़ी हो, क्या दिक्कत है? खड़ी हो, खड़ी हो, ईमानदारी बता क्या दिक्कत है? मन नहीं लग रहा? उठा ले, उठा, चलो वहां ऑफिस में पूरा का पूरा नसें चढ़े, हड्डी चढ़े, सब ठीक ठाक करो। पैसा बर्बाद नहीं करो मैडम। ऐसे स्टूडेंट कभी कहीं नहीं पहुंचते और दिक्कत ये है कि तुम्हें डांटने के चक्कर में पढ़ने वाले बच्चों का समय बर्बाद होगा और हम नहीं चाहते कि अपना समय बर्बाद करे। इसलिए अपना बैग उठाओ और बाहर हो यहां से। कल से आने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखें, अब अरबों ने आक्रमण किया, अल हज्जाज ने किया, सफलता नहीं मिली। मोहम्मद बिन कासिम ने किया, सफलता मिली, लेकिन शासन नहीं कर सका। शासन नहीं कर सका क्यों?
क्योंकि इसे 715 में वापस बुला लिया गया। वहां पर अल हज्जाज की मृत्यु हो गई, सीट खाली हो गई, इसे वापस जाना था। अरे क्लियर है। अतः ये आक्रमण पहला आक्रमणकारी तो बना, पहला विजेता बना, लेकिन भारत का पहला शासक नहीं बना। ओके, चलिए, भारत पर आक्रमण करने के पीछे अरबवासियों को धन लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद से उनके उत्तराधिकारियों ने ये सब अपना हो चुका है। मुद्दे की बात पर आते हैं। धन दौलत अरब का आक्रमण करने, सीरिया मिस्र होते हुए भारत पर आक्रमण किया। कर संसार, नक्षत्र विज्ञान, चिकित्सा, गणित आदि की विशेषताएं, दशमलव प्रणाली। चलिए, इन्होंने चरक संहिता और पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कराया। अब आ गए तुर्कों का। अब देखो, अरब के बाद मुसलमान धर्म की दीक्षा ले ली कौन ने? तुर्कों। कौन ने? और तुर्क जो थे वो नए नए मुसलमान बने थे। और मोहम्मद बिन कासिम की बहुत कहानियां इनने सुनी थी। और मोहम्मद बिन कासिम को बड़ा सम्मान मिला इस्लाम धर्म में। क्यों मिला? क्योंकि उसने आशा से बढ़कर इस्लाम धर्म का प्रचार किया। नहीं आ रही वास्तव में? आ रही है। अतः जब मोहम्मद बिन कासिम को इस्लाम धर्म में ज्यादा सम्मान मिला, तो उससे ज्यादा सम्मान पाने की होड़ तुर्कों में लग गई। ये तुर्क जो थे असभ्य प्रकार के लोग थे। इन्हें मोहम्मद पैगंबर साहब के उपदेशों का उतना ज्ञान नहीं था। इन्हें मात्र एक होड़ थी कि हमें अचानक से और कम समय में ज्यादा से ज्यादा इस्लाम का प्रचार करना है, चाहे किसी भी कीमत पर हो। समझ में आ रही बात? यानी हमें यहां पर सबसे ज्यादा अपना नाम कमाना है इस्लाम धर्म में। अब दिक्कत कहां थी? ये कहीं ना कहीं जब इस्लाम धर्म की इनने दीक्षा ली, तो ये नए नए धर्म में शामिल हुए। और ये इन्हें जो सुल्तानियत मिलती, वो खलीफा के ऑर्डर से मिलती। काहे के? आवाज नहीं आ रही है। अतः सुल्तान बनने पर इनका कोई खानदानी कब्जा नहीं रहता। समझ में आ रही बात? अब एक राजा बनता, एक राजा के बाद जरूरी नहीं कि इसकी संतान राजा बने, क्योंकि ऑर्डर देना किसके हाथ में है? खली। आवाज नहीं आ रही है। यानी उस समय सुल्तान का पद, राजा का पद, राजा तुर्कों में कहा जाता था सुल्तान। तुर्कों में, अरे क्लियर है, सुल्तान कहा जाता था। यहां पर जो राजा का बनना था वो वंशानुगत नहीं था, बल्कि खलीफा की इच्छा पर था। अच्छा, तुर्कों में क्या होता था? एक प्रथा बहुत ज्यादा थी, लोगों को खरीदना और बेचना। लोगों को, किसी व्यक्ति को बचपन में खरीद लिया जाता, उसे पढ़ाया लिखाया जाता, इंटेलिजेंट बनाया जाता, और वो जितना इंटेलिजेंट होता उतनी ऊंची कीमत पर दूसरों को बेचा जाता। समझ में आ रही बात? और इसलिए उसे कहते गुलाम। क्या कहते? आवाज नहीं आ रही है। तो तुर्कों में एक प्रथा थी कि गुलाम खरीदना, उसे पढ़ाना लिखाना, उसे इंटेलिजेंट बनाना। और अगर कोई व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता तो राजा उसे खरीद लेता कि हमारे काम का आदमी, हमें बेचो आप, हम इसे कहीं घुड़शाला का मुखिया बनाएंगे, कोई कहता हम सेनापति बनाएंगे। वो ज्यादा इंटेलिजेंट होता तो राजा अपनी बेटी का विवाह कर देता, तो अपना दामाद बना लेता, अपना रिश्तेदार बना लेता। उस समय कीमत थी इंटेलिजेंसी की। समझ में आ रही बात? हाँ या ना? अब प्रश्न ये उठता है कि लोग आखिर अपने गुलामों को इतना क्यों बढ़ाते? ज्यादा से ज्यादा कीमत मिले। समझ में आ रही बात? जितना गुलाम इंटेलिजेंट होगा उतनी ज्यादा कीमत मिलेगी। समझ में आ रही बात? ये तुर्कों में एक प्रथा थी। क्लियर है? खिंच के बैठो यार, और बढ़िया, जानदार और शानदार जवाब दो। ठीक है?
कि माहौल बन जाए बिल्कुल। ओके, बस। तो अब देखिए जरा, अब यहां पर नाम आता है एक कौन का, अल्पतगीन। क्या आता है? अल्पतगीन। देखो, गजनी वंश का संस्थापक है और गजनी में इसने तुर्क राज्य की स्थापना की है। कौन ने? मजा नहीं आ रहा यार। अब हम तुर्क की बात करें, अरब की बात नहीं कर रहे। कहां की बात कर रहे? क्लियर है? अब इसका बेटा आया सुप्तगीन। सुन रहे हो? सुप्तगीन आया, इसने भारत पर आक्रमण किया है। नहीं आ रही बात समझ में? हालांकि फाइनल ये भी सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने 986 लगभग 1000 लग चुका है। सुन रहे हो? भारत पर आक्रमण किया है। और इस समय राजवंश का राजा कौन चल रहा है? जयपाल। याद आया कि नहीं याद आया? आया है। प्रतिहार वंश चल रहा है, चालुक्य वंश चल रहा है। तो यहां पर सुप्तगीन ने भारत पर आक्रमण किया। अब इसके बाद देखें महमूद गजनी। इसके बाद तीसरा आया कौन? पक्का। ये गजनवी क्यों कहलाता है? गजनी का शासक होने के कारण इसे गजनवी या गजनी। सुन रहे हो? कई किताब, जैसे हम भारत के रहने वाले लोग भारतीय हैं, ऐसे गजनी के रहने वाले लोग गजनवी हैं। कौन है? आवाज नहीं आ रही है? तो महमूद गजनवी आया। कब आया? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक। वह उपाधि कौन से मिली? बगदाद के। ओके, हमने पहले कहा आपको कि सुल्तान बनना इतना आसान। सुल्तान बनना को बनाना कौन के हाथ में है? खलीफा। कौन के? खलीफा। जिसको ऑर्डर दे देगा उसे कानूनी तौर पर सुल्तान माना जाएगा। सुन रहे हो? देखिए, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कौन ने? तो तुर्कों की ओर से पहले अल्पतगीन है। अल्पतगीन तुर्की शासन का स्थापन करने वाला, इसने आक्रमण भारत पर नहीं किए। उसका बेटा कौन है? आया ना? इसने किया लेकिन बहुत ज्यादा सफल। लेकिन फाइनली कौन आया? आवाज नहीं आ रही है? सब महमूद गजनवी आया और खलीफा ने से क्या बनाया? तो इसने तुरंत कसम खाई कि हम भारत पर हर साल आक्रमण करेंगे और धन लूट कर लाएंगे। इसने खलीफा को वचन दिया। कौन ने? कौन ने? कि हर साल भारत पर एक आक्रमण होगा। हर साल भारत पर। अरे क्लियर है? देखिए, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ये अलग है, ये गौर का रहने वाला है। अभी हम आक्रमणकारियों के बारे में बता रहे हैं आपको। ये गजनी का नहीं, ये कहां का है? गौर का। कहां का है? हालांकि ये सब तुर्की है। देखो, तुर्की राज्य का संस्थापक। अब इसने क्या किया? ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसने आक्रमण किया और ये अपने गुलाम छोड़ करके चला गया और इसके गुलामों ने भारत पर शासन किया। अतः वास्तविक संस्थापक ये है। भारत में जो सल्तनत स्थापित करी है वो कौन ने करी? मोहम्मद गौरी। कौन ने? इसके पहले मोहम्मद बिन कासिम आया। मोहम्मद बिन नहीं आया। आया है। कौन आया? पहले अल हज्जाज के 2 सेनापति, फिर मोहम्मद बिन। अब वहां पर अरब वाला सिस्टम खत्म हो गया। तुर्की में आए तो अल्पतगीन ने स्थापना करी। सुप्तगीन ने आक्रमण किया लेकिन ज्यादा सफल। फिर कौन आया? महमूद। कौन आया? 1000 से 1027, 1000 से 1000 आया ना? और इसके 150 साल बाद मोहम्मद गौरी। कौन आया? पक्का? अरे क्लियर है? देखिए, अरबों के बाद तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। तुर्क चीन के उत्तरी सीमाओं पर निवास करने वाली एक असभ्य और बर्बर जाति थी। बर्बर माने जन्म दया नाम की कोई। इसलिए भविष्य में आप देखोगे भाई भाई का कत्ल करेगा,
इसलिए नहीं कि मुसलमान है, इसलिए नहीं कि कुरान में कहीं कोई शिक्षा नहीं दी गई कि भाई भाई का कत्ल करे, पिता पुत्र कत्ल करे, पुत्र पिता का कत्ल करे, नहीं। लेकिन ये जो तुर्क है ये असभ्य है, इन्हें कुरान के बारे में कुछ पता नहीं है, इन्हें पैगंबर साहब के बारे में पता नहीं है। ये तो मुसलमान बन गए हैं और होने लगी है कि हम ज्यादा से ज्यादा धर्म प्रचार। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? अतः इनके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं है। इन्हें कत्ल करना इतना आसान है जितना आसान आपके लिए सब्जियां काटना। सुन रहे हो? देखिए, इसका तो मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना था। अल्पतगीन इसने गजनवी वंश का, गजनी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी। साम्राज्य यामिनी वंश गजनी का संस्थापक था। वह सामानी साम्राज्य के शासक अब्दुल मलिक का तुर्कदास था। फिर वही बात दो कहा गए, दास। एक्चुअली ये क्या था? एक दास। ये दास था, इंटेलिजेंट होने के कारण अपने जो मालिक है उसके सामने इसकी इज्जत बढ़ गई और उसका फिर बाद में उत्तराधिकारी बना। समझ में आ रही बात? देखो, साम्राज्य के पतन के पश्चात मध्य एशिया में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, जिसका नाम क्या रखा? गजनी सुब्बुद्दीन। देखो, अब अल्पतगीन का गुलाम, अल्पतगीन का, और चूंकि गुलाम बहुत इंटेलिजेंट है, अतः इसने अपनी बेटी को, ने अल्पतगीन ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। तो कौन बन गया? आवाज नहीं आ रही है? खानदान में शामिल हो गया। देखिए, सुब्बुद्दीन भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक। तुर्कों की ओर से पहला आक्रमण कौन ने किया? बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा, लेकिन आक्रमणकारियों में तो पहला नाम कौन का आएगा? हाँ या ना? याद रखना, ओवरऑल आक्रमण अगर पूछा जाए तो हकमनी वंश। हाँ या ना? यूनानियों की ओर से सिकंदर, यूनानियों की ओर से, अरे क्लियर है? अरबों की ओर से अल हज्जाज। फिर आया मोहम्मद बिन कासिम। कौन आया? तुर्कियों में पूछा जाए तो सुब्बुद्दीन, और फिर अल्पतगीन का दास था, अल्पतगीन का गुलाम एवं दामाद। सुब्बुद्दीन प्रथम तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण इसने कब किया? अरे क्लियर है? देखें, 986 में ने हिंदू शाही राजवंश के राजा जयपाल के खिलाफ संघर्ष किया, जिसमें जयपाल की पराजय हुई। भारत के कुछ सीमांत राज्यों को उसने तुर्की आक्रमण से बचाने में हिंदू शाही राजाओं की सफलता का अत्यंत विनाशकारी परिणाम हुए। यानी जो राजा इकट्ठे ना हो सके और बचा ना सके भारत को, अब धीरे धीरे करके बाहर वालों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। सुन रहे हो? देखें, सुब्बुद्दीन की विजयों से उत्साहित होकर उन्होंने कहा, जब सुब्बुद्दीन जीत गया तो भारत एक लॉलीपॉप है। नहीं आ रही बात समझ में? जाओ चाटो। नहीं, सही है। वहां पर मोहम्मद बिन कासिम, अब कौन आया? सुब्बुद्दीन आया? अरे आया है। अब देखे, महमूद गजनवी ने। अब कौन आएगा? महमूद आएगा। 1000 से 1000 आया ना? 27 सालों में भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कितने बार? आवाज नहीं आ रही है? देखो बेटा, इतिहास से कुछ सीखो, इतिहास से कुछ सीखो आप। 2 मिनट। हिंदू शाही राजा, पूरा भारत हिंदू है, एक से एक दबंग राजा हैं, लेकिन आपसी फूट के कारण भारत को किसी आक्रमणकारी से नहीं बचा पाए। तो कोई इतिहास दर्ज है? हाँ ना? अभी आपने देखा होगा कुछ लोग अपने आप में वोट इकट्ठी करने के लिए हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और हमारा चैलेंज है हिंदू राष्ट्र जब बने तुम एक जिला हिंदू बना दो। क्यों जिला हिंदू इसलिए नहीं बन सकता? क्योंकि लोधी संगठन अलग है, कुर्मी संगठन अलग है, ब्राह्मण संगठन अलग है, राजपूत संगठन। हिंदू है कहां?
नजर आता कहीं हिंदू? आपको कहीं हिंदू नजर आया हो तो बताओ। SC ST संगठन अलग है, ओबीसी महासभा, ओबीसी महासभा, ओबीसी के हितों की रक्षा करना। ओबीसी के हितों की रक्षा कब होगी? जब आप ब्राह्मण को गालियां देंगे। जितनी ज्यादा गालियां देंगे आपके हित उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। और आपके अच्छे कट्टर हिंदू होने का प्रमाण क्या है? राम की पूजा करना आपका टास्क नहीं है। जब कितने बड़े संत ये टास्क नहीं है। अगर आप मुसलमान को जितनी ज्यादा गालियां दें आप उतने बड़े हिंदू कहते, ये आपका टास्क है। मुसलमान कौन बड़ा है? तो हिंदू को सबसे ज्यादा गालियां दी। तो आपको लगता है कि कभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है? तब नहीं बचा पाए, अब रैलियां निकाल कर करोगे, अब तो झंडा लगे। चलिए, ये बात कह देने से क्या होता है? लोग कहते हैं यार ये बताओ हिंदू विरोधी हैं। हम हिंदू विरोधी नहीं, उस समय हम नहीं थे। हम होते तो सूरत को छोड़ देते, है ना? हम नहीं थे। अब तुम हमारा विरोध करने से होना क्या है? हम तुम्हें सच्चाई बता रहे हैं कि पहले तुम बचा तो लो हिंदू, पहले ओबीसी में जाने से बचा लो, लोधी वंश से बचा लो, कुर्मी वंश से बचा लो, पहले उनको हिंदू बनाओ, तब जाकर के तुम हिंदुत्व बचा पाओगे। तो पहले तो ये काम करो तुम, ठीक है? चलिए यहां तक आते हैं। तो अब महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। उसके इस आक्रमण का उल्लेख विद्वान हेनरी एलियट ने किया है। इतिहासकारों ने मुस्लिम इतिहास में महमूद गजनवी को प्रथम सुल्तान माना है। क्यों माना है? अभी मोहम्मद बिन कासिम ने किया था तो उसको सुल्तान क्यों नहीं कहा? हमने क्यों कहा मुसलमानों का आक्रमण? हमने कहीं सुल्तान का आक्रमण नहीं कहा, क्योंकि खलीफा ने उसे अपना चेला बनाकर भेजा है, सुल्तान बनाकर। अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात में? आ रही है। इसलिए वो भारत में आने वाला पहला सुल्तान नहीं था। मुसलमान तो था लेकिन सुल्तान। अच्छा, गजनवी सुल्तान क्यों है? क्योंकि बगदाद के खलीफा ने उसे सुल्तान घोषित कर दिया है। नहीं आ रही बात में? अतः वह सुल्तान की हैसियत से आक्रमण कर रहा है। क्या की हैसियत से? अरे क्लियर है? तो पहला सुल्तान महमूद गजनवी। नहीं आ रही बात में? देखें, महमूद गजनवी यामनी वंश, ज्येष्ठ पुत्र है उसका। महमूद गजनवी यामनी वंश का। महमूद गजनवी सफुद्दीन का पुत्र था और अपने पिता की मृत्यु के बाद 997 में गजनी के सिंहासन पर बैठा। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला वह है। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि इसे बगदाद के खलीफा ने सुल्तान घोषित। क्लियर है? यह उपाधि उसे कौन ने दी थी? बगदाद के खलीफा ने। अगर बगदाद के खलीफा इसे सुल्तान न बनाते तो भले तुम सुल्तान के बेटा थे, लेकिन सुल्तान नहीं बन सकते थे। ये बताया हमने? नहीं बताया? नहीं बताया है? बोर हो रहे हैं आप लोग। देखिए, भारत में उपाधियां यद्यपि उसके सिक्कों पर सिर्फ अमीर महमूद अंकित किया गया है, लेकिन बगदाद के खलीफा ने इसे सुल्तान बना दिया है। क्या बना दिया है? और उसे दी है कौन सी? यामीन उद दौला। क्या? और आमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी है। अच्छा, एक बात और इसमें सबसे इंपोर्टेंट, कहा जाता है इसी अवसर पर उसने भारत पर प्रत्येक साल आक्रमण करने का बीड़ा उठाया या वचन दिया। इतिहास का जाफर महमूद का उद्देश्य भारत पर धर्म प्रचार करना नहीं बल्कि धन लूटना था। वो महमूद के दरबारी इतिहासकार कुतुबी, बहुत इंपोर्टेंट है, गजनी, महमूद गजनी, सुन रहे हो? का जो इतिहासकार था वो कौन था? बोलो। कुतुबी ने इसके आक्रमण को जिहाद कहा है। क्या कहा है? आवाज नहीं आ रही है? पक्का? देखिए, इसका मूल उद्देश्य इस्लाम का प्रचार, बुद्ध परस्ती यानी मूर्ति पूजा का भंजन।
अब इनने एक बात, मंदिरों को तोड़ना, मंदिरों को तोड़ने के पीछे इनने क्या कारण बताया कि मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं? तो इनने कहा कि हमारे पैगंबर साहब ने कहा है कि मूर्ति पूजा नहीं करना। सुन रहे हो? अतः हम अपने धर्म के अनुसार मूर्तियां तोड़ रहे हैं। जबकि सुल्तानों का मूल उद्देश्य था कि मूर्तियों के नीचे, पहले के राजा क्या करते थे, अपने धन को मंदिर के नीचे गड़ा देते थे। समझ में आ रही बात? और ऊपर से बना देते थे मंदिर, ताकि ये धन सुरक्षित रहे। अतः उस धन को लूटने के लिए मंदिर तोड़ना जरूरी था, मंदिर तोड़ना। अतः आने वाले सुल्तान सबसे ज्यादा मंदिरों पर अटैक करते थे, कारण बताते थे कि हम धर्म के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मूल उद्देश्य था धन को लूटना। क्या था? आवाज नहीं आ रही है? मूल उद्देश्य क्या था? और नाम क्या बताया? धर्म का प्रचार, धर्म का। अरे क्लियर है? चलिए, तो महमूद गजनवी को समझ में आ गया आपको कि नहीं आया है? महमूद के आक्रमण के समय भारत, अब देखो जरा, जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया 1000 से 1027, कब की बात कर रहे हैं? मोहम्मद बिन कासिम ने 700, सुब्बीन ने किया था 986 के लगभग। कब? अरे क्लियर है? देखिए, पंजाब एवं मुल्तान पर तुर्की स्थायी अधिकार है। क्यों? क्योंकि यहां तो पहले ही अधिकार हो चुका है, नहीं हो चुका है? अरे सिंध वाला एरिया तो हार चुके हैं। और इसके पहले सुब्बीन आया, मोहम्मद बिन कासिम आया, नहीं आया? अरे क्लियर है? आगे मुल्तान एवं सिंध में पहली मुसलमानी राज्य हो चुका है मोहम्मद बिन कासिम के समय से। उत्तर पश्चिम में हिंदू शाही राज्य, उत्तर पश्चिम माने गुजरात, उत्तर पश्चिम माने वहां प्रतिहार शासक हैं, वो चालुक्य हैं। प्रतिहार शासक हैं वो भीम प्रथम, भीम द्वितीय, मूलराज प्रथम नहीं है। अरे बोलो है? नहीं पता है? देखें, इसका शासक क्या है? जयपाल। कश्मीर में ब्राह्मण वंश है, वहां की रानी कौन है? तित्ता। ओके। कन्नौज में कौन है? प्रतिहार वंश का शासक है कौन? आवाज नहीं आ रही है? पक्का? बंगाल में नहीं पढ़ाया था? बंगाल साइड पाल है, ऊपर प्रतिहार है, प्रतिहारों के सामंत हैं, नीचे राष्ट्र। ओके। और वही समय भारत पर आक्रमण हो रहा है। सुन रहे हो? देखिए, वहां का समकालीन शासक कौन है? महिपाल। कौन है? याद है? याद है? धर्मपाल का बेटा देवपाल, देवपाल के बाद महिपाल। याद आया? नहीं याद आया? आया है? देखें, महमूद का आक्रमण, महमूद का प्रथम आक्रमण 1001 में हिंदू शाही शासक जयपाल। पक्का? ये हार गया जयपाल, महमूद की विजय हुई, जयपाल पराजित हुआ। महमूद का दूसरा आक्रमण मुल्तान पर, ये 1004 से 1000, या शिया सांप्रदायिक। चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। दूसरी बार आक्रमण 1010 से 1011, उल्लेखनीय नगरकोट, नगरकोट का ज्वालामाई मंदिर। सुन रहे हो? नगरकोट के ज्वालामाई मंदिर को 2 बार तोड़ा गया। एक बार महमूद गजनवी के समय, अगला समय आएगा फिरोज तुगलक के समय। सुन रहे हो? ठीक है। नगरकोट, थानेसर, मथुरा एवं कन्नौज, गुजरात का सोमनाथ मंदिर 1025, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको याद हो अपन ने पढ़ा था भीम प्रथम? नहीं पढ़ा था? फिर भीम प्रथम ने से लकड़ी की जगह पत्थर का बनवाया। आया ना? पक्का? ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? तो देखे, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? पक्का? अरे क्लियर है? देखें, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था 27 में जाटों के विरुद्ध। तो इस समय, अब इसकी बाद में हत्या कर दी गई थी। गुजरात का सोमनाथ मंदिर, ठीक है, बता दिया हमने आपको। शायद महमूद गजनवी एक शिक्षित था, अब शिक्षित क्यों था? क्योंकि एक दास था।
इसका खानदान दासों का खानदान था और यहाँ पर दासों को बढ़ाने की प्रथा थी, कलाकारों का सम्मान करता था और उसने अपने समय के विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया। अल-बरूनी, फिरदौसी, कुतुबी, कौन कौन? 3 प्रकार के विद्वान, खासतौर पर याद रखना। कौन कौन? अरे क्लियर है? इन्हें कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अल-बरूनी। कौन? इसने 140 किताबें लिखी। कितनी? जब न टाइपिंग चलती थी और न किसी प्रकार के साधन थे। अब तो तुम मोबाइल पर सोशल मीडिया पर न्यूज मिल जाती है। अब तुम बैठे यहां हो तो पता चला कि यहां से 100 किलोमीटर दूर के राजा के बारे में लिखना है, तो पहले सूचनाएं कलेक्ट करो फिर जाकर के लिखो। तो महमूद के दरबार में दर्शन, ज्योतिष, संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान कौन था? अल-बरूनी। अल-बरूनी महमूद के आक्रमण के समय भारत आया। क्लियर है? जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक है किताब उल हिंद। क्या? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसने लगभग 146 किताबें लिखी। सबसे इंपोर्टेंट है किताब उल हिंद। क्या? हमें सुनाई नहीं दिया? फिर से बोलो। अरे क्लियर है? देखिए, भारतीय गणित, इतिहास, भूगोल आदि का वर्णन किया गया है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? अल-बरूनी। पहला प्रश्न, पुराणों का अध्ययन करने वाला? आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि ये संस्कृत भी जानता था और अरबी भी जानता था। सुन रहे हो? ये संस्कृत भी जानता था वो। अरे क्लियर? कौन जानता था? अल-बरूनी। कौन? कौन के साथ आया? महमूद। कौन के साथ? हमें मजा नहीं आ रहा, बहाने जोरदार आवाज से। कौन कौन के साथ आयो? महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कितने बार किया? कितने बार? कब से कब तक? 1000 से 1000। अंतिम आक्रमण 27 में जाटों के विरुद्ध। सुन रहे हो? पक्का? जबकि सोमनाथ मंदिर पर क्या 1025, उस समय वहां का शासक भीम प्रथम। ओके, देखे अल-बरूनी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वह खीवा देश का रहने वाला था। अल-बरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं, वह ज्ञान और रुचियों का व्याप्ति अन्य क्षेत्रों तक थी। खगोल जानता था, विज्ञान जानता, तर्कशास्त्र जानता था, गणित और धर्म जानता। उसने संस्कृत का अध्ययन किया और अपने संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जैसे ब्रह्मगुप्त, बलभद्र और 12 मेहर की रचनाओं का विशेष उल्लेखनीय इसने ट्रांसलेट किया इसे। ठीक है? उसने जगह जगह पर भगवत गीता, विष्णु पुराण और वायु पुराण को उद्धृत किया, ट्रांसलेट किया। अल-बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। गए हुए अभी एक किताब आई थी, किताब उल हिंद। क्या आई थी? कौन ने लिखी? अल-बरूनी ने। कौन ने लिखी? आवाज नहीं आ रही है। और अब आ रही है एक तहकीक हिंद। क्या आ रही है? कौन ने लिखी? कौन ने लिखी? किस भाषा में लिखी? ओके, कुतुबी दरबारी था कि उसने लिखी किताब उल यामिनी अथवा तारीख यामिनी। सुन रहे हो? देखो जरा, फिरदौसी, अल-बरूनी, आया ना? क्या सेल लिया ना यार? सेल देखें कौन कौन? अल-बरूनी, फिरदौसी। तो अल-बरूनी जो है पुराणों को पढ़ रहा है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान। पुराणों का अध्ययन करने वाला कौन है? बोलो यार। अल-बरूनी है। किताब उल हिंद। अरे क्लियर है? किताब उल हिंद कौन ने लिखी है?
अलबरूनी ने, जबकि किताब उल यामनी ने पक्का। अरे क्लियर है। अब देखो तारीख सुदीन के लेकर दिल साहित्यकार लेनपूर्ण उपाधि दी गई। चलिए छोड़िए। फारस का कवि जारी, खुरासानी विद्वान जोशी, विद्वान अस्जादी फारूकी प्रमुख व्यक्ति थे। इनको थोड़ा सा रीडिंग कर लेना। फिरदौसी शाहनामा का लेखक फिरदौसी। क्या लिखा इनने? शाहना। आवाज नहीं आ रही है। यह महमूद गजनवी के दरबार का एक कवि था। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी गई है। एक आता है लेखक फरिश्ता। कौन आता है? इसने लिखी तारीख फरिश्ता या लिखी गुलशन ये इब्राहिमी। ओके चलिए, इसकी पुस्तक तारीख फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल साहब को समर्पित थी। अब देखें गौरवंश। क्या यार आवाज नहीं आ रही है? आपके पास 5 मिनट का टाइम है। आपने अभी तक पहले अभी रुक जाइए, अभी तो हमने अपनी बात खत्म करना तब आप पढ़ना शुरू करना। हमने आपको इस्लाम धर्म की स्थापना, हाँ या ना, फिर खलीफा बताए हैं, फिर अल हज्जाज, जोरदार आवाज बताओ। अल हज्जाज के 2 सेनापति आए, फिर उनका दामाद मोहम्मद बिन 712 में 15 में लौट गया। जब ये आया तो इसने सिंध पर आक्रमण किया। वहां का राजा कौन था? ताहिर। कौन था? इसलिए उन लोगों ने जीत के फिर हम सिक्का चलवाया। केवल बंदरगाह पर नरसिंहार चला। आया ना, ये 715 वापस चला गया। फिर कौन? तुर्की। अब तुर्की पे आ जाओ तो तुर्की वंश का जो गजनी अल्पदीन, उसका दामाद उसकी ये 986 में आक्रमण करेगा। ज्यादा जीतेगा लेकिन ज्यादा नहीं जीतेगा। फिर कौन आएगा? महमूद 1000 से 1000। क्लियर है। सबसे लास्ट आक्रमण 27 में जाटों के विरोध सोमनाथ मंदिर पर बगदाद के खलीफा ने से सुल्तान की उपाधि दी। अतः भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान। हाँ या ना? अब इसका मूल उद्देश्य था कि बार बार आओ और पैसा लूट कर जाओ। इसका उद्देश्य शासन करना। हाँ या ना? अब शासन करने के उद्देश्य से आएगा मोहम्मद गौरी। कौन आएगा? आवाज नहीं आ रही है। आपके पास 5 मिनट का टाइम है। अच्छा एक बात रिवाइज करने के पहले सच बताना, अब तो कहानियां समझ में आ रही हैं। कितने लोग इस बात से स्पष्ट बिल्कुल कहते हैं कि सर चूंकि आपने नक्शा बता दिया और हमें पता चल गया कहां किसका शासन है, तो अब हमें आसानी हो रही है जानने में कि किसका आक्रमण किस पर होगा और कौन कौन वहां पर युद्ध करेगा। आसानी हो रही है, बोर तो नहीं हो रहे हैं। आप इन्हीं किताबों को जीके में पढ़ते हैं, रखते हैं कि किताब कौन ने लिखी, कौन सा विद्वान किसके दरबार में था, याद होता जा रहा। और रही सही कसर हो जाएगी अपनी टेस्ट में पूरी। ओके, बस इतना याद रखना। इन जो आपको मटेरियल मिला है इसको आप डिले ना करना, 2 दिन बाद पढ़ना छोड़ना, ताकि आपके सन और आपकी सीरीज बिल्कुल और रोज बिल्कुल इतने बार रख लो कि अगले बार जब ये पेपर आए तो आपको कहते कि आप डीएम नक्शा बना दे रहे, आप तो बोलो हम क्या बना दें, सन वाइज खानदान वाइज हर तरीके से बना दें। हमें उस सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ने का नहीं। ओके चलिए अब रिवाइज करिए। अब 5 मिनट के बाद आपके पास आ बोलो, कह रही हो कुछ?
चलो सुनो, यदि आप केवल शब्द सह में फॉलो कर रहे हैं, घर में अच्छा रिवीजन कर रहे हैं, टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेक्शन आपके हाथ में है। एक एक सब्जेक्ट तुम तो टिक करते जाओ। हमने जैसा कहा कि पहले वाले नए लोगों ने नहीं पढ़ा, पुराने लोगों ने अर्थशास्त्र पढ़ा है। पूरा टेस्ट लगवाया कि नहीं? आपने संविधान पढ़ा, टेस्ट लगवाया कि नहीं? अभी इतिहास में देखना। आवाज क्यों नहीं निकल रही है? जोरदार आवाज दिया करो, एक माहौल बनाया करो। ध्यान रखना इस बात का। पढ़ाई में सबसे मेहनत से ज्यादा क्या है? माहौल। ओके, पहले अच्छा अपने आजू बाजू एक एनर्जेटिक माहौल बनाना है। आप जितना बढ़िया लोगों के साथ रहेंगे, आपका आसपास का माहौल अच्छा होगा, आपका ब्रेन अच्छा काम करेगा। ओके, अब देखें जरा, देखो जरा, मोहम्मद गौरी, इसका नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। एक्चुअली इसका नाम मोहम्मद गौरी है, इसके बड़े भाई का नाम था शहाबुद्दीन। क्या नाम था? इसका बड़ा भाई बड़ा उदार था। एक्चुअली राजा यही था। कौन? है ना? और इसने अपनी गद्दी अपने छोटे भाई को दे दी, मोहम्मद गौरी को। अतः इसने अपने बड़े भाई का गुलाम अपने आप को समझा कि एक्चुअली राजा कौन है? शहाबुद्दीन। हम तो उसके कौन है? गुलाम। है ना? अतः उसको सम्मान देने के लिए इसने अपना नाम रखा शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। क्लियर? मध्यकालीन भारत में 3 मुसलमान आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, और 1175 में आना है मोहम्मद गौरी। सही है? बार बार हम आपको रिवाइज कराते चल रहे हैं। देखिए, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक। अब आप कहोगे सर संस्थापक? हाँ, अभी तक तुर्की आक्रमणकारी थे, संस्थापक नहीं थे। पहले अरबी आए, अल हज्जाज आए, फिर कौन आए? मोहम्मद बिन कासिम। कौन आया? वो अरबी थे, तुर्की नहीं थे। अब कौन आई? तुर्की। अल्पतगीन, सुवतगीन। अल्पतगीन ने आक्रमण नहीं किया किसने? सुवतगीन। हाँ या ना? गजनवी। अरे क्लियर है? वहीं पर एक और नया स्थान है, गौर। गौर एक राज्य है, गौर। सुन रहे हो? अब ये गौर का रहने वाला है, अतः इसका नाम हो गया गौरी। क्या नाम हो गया? पक्का। अब ये गौर का राजा बनेगा और गजनी को जीतेगा। गौर का क्या बनेगा? और गजनी को जीतेगा। और जब ये गजनी को जीतेगा, फिर बाद में भारत की ओर देखेगा। कहा? अरे क्लियर है? और 1175 से प्लान बनाएगा, और सफलता मिलेगी 1192। कब? आवाज नहीं आ रही है? ओके, देखें, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक पक्का मोहम्मद गौरी के दास। अब देखो जरा, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको बताना। मोहम्मद गौरी जब भारत आया, आक्रमण किया, 75 से शुरुआत करी, सफलता नहीं मिली। फिर 78 में आक्रमण, फिर और आक्रमण, फिर 1191 में ताराइन का प्रथम युद्ध, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। 92 में सफलता मिली। मालूम भारत के लोगों ने क्या किया? जैसे आपके घर में एक तिजोरी थी, ताला था, एक चोर आया, पेंचकस लाया, नहीं खुला। अब उसने कहा हम हथौड़ा ला रहे, तो दुश्मन तो हथौड़ा लाया, पेंचकस की जगह हथौड़ा। लेकिन भारत के लोगों ने ताला नहीं बदला। उनने ये नहीं सोचा कि देखो यार, अब पेंचकस से नहीं खुला, भी हथौड़ा लाएगा तो अपन भी ताला और मजबूत लगाओ। नहीं, वो तो
भाई कोई दिक्कत नहीं, वो तो राजा है, शहंशाह है। तो घमंड में चूर, इतने घमंड में चूर कि ना एक दूसरे की मदद लेना है, मदद ले लेंगे तो छोटे हो जाए, वो समझेगा हम कमजोर हैं, इसलिए भले लाते घल जाए, लेकिन कसम है कि मदद ले, ना हम मदद लेंगे ना मदद देंगे। ठीक है, ये कसम पिछले राजाओं ने खा रखी। अभी अपने साथ 4 दास लाया, ताजुद्दीन यालदज एक, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन कुवाचा और इख्तियारुद्दीन खिलजी, इसी को बख्तियार भी कहते हैं, बख्तियार खिलजी। अब क्या क्या हुआ, जब ये चारों चेला आए और चारों ने गौरी के आदेश का पालन किया, भारत को तहस नहस कर दिया, चारों तरफ आक्रमण। अब आपको याद हो इसने क्या किया, गौरी सबसे ज्यादा पसंद करता था ऐबक को, किसको, लेकिन गौरी के मरते मरते दम तक ये फैसला नहीं कर गया था कि हमारा उत्तराधिकारी कौन हो। तो चार ही में से सारे ही अपने आप को बहुत समझते थे। उनका मानना यह था कि गौरी के खास हम, बाकी 3 तुम हमारे दास बनो। दूसरा सोचता था कि नहीं, खास हम, बाकी 3 तुम दास बनो। समझ में आ रही बात, ये चारों के मन में बात थी। अब क्या हुआ, जब गौरी की मृत्यु हो गई, अभी आगे कहानी चलेगी लेकिन हम आपको पूरा नक्शा क्लियर कर दें, तो इसने कब्जा छोड़ दिया, यालदज ने गजनी का राजा बन गया ये, और उसने सोचा कि गौरी की जगह राजा हम हैं और बाकी के जो 3 हमारे गुलाम हैं। ठीक है, अब दूसरा बढ़ते हैं कुवाचा। कुवाचा ने क्या किया, एक सुल्तान क्षेत्र और उच्च क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, है ना। और बख्तियारुद्दीन खिलजी, आपको याद हो, लक्ष्मण सेन के दरबार में आ गया था, इसने कहा कब्जा ठोक दिया। अरे क्लियर है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत पर दिल्ली के पास लाहौर, दिल्ली नहीं लाहौर, ये लाहौर की सल्तनत पर आया। अब ये एक्चुअली मोहम्मद गौरी चाहता था कि ये राजा बने भारत का, तो इसने कब्जा तो कर लिया, लेकिन ये वास्तविक सुल्तान कभी नहीं बन पाया, क्योंकि इसने चिट्ठी भिजवाई खलीफा को कि गौरी नहीं रहा, मालिक हमें आज्ञा दो कि हम सुल्तान बने। चिट्ठी गई, वापस आई, तब तक यही नहीं रही, मतलब पूरी जिंदगी इनकी गुलामी में निकल गई, मात्र 4 साल ये शासन कर पाए और इनकी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनका भी एक दास था, इल्तुतमिश, उसने तत्कालीन कार्यवाही कर दी कि जो चिट्ठी लो, उधर से चिट्ठी वापस आ गई, दस्तखत होके आ गए और वे सुल्तान बने। और जैसे ही सुल्तान बने तो अब इनके पास एक अधिकार आ गया कि अब हमारी संतानें सुल्तान बनेंगी, भैया हमारा खानदान ही बनेगा, बाहर का कोई सुल्तान नहीं बनेगा। तो इल्तुतमिश को ये पावर आ गया। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश, इसका दामाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा लाहौर की, ये तीनों एक्टिव हो गए कि भैया ये तो ठीक था, हमारी बराबरी का था, लेकिन तुम बताओ खानदान पे चला गया राज, हमें लोगों को मिल ही नहीं पाया। ये बड़ा चालबाज आदमी था इल्तुतमिश, इसने तीनों को कत्ल कर दिया, तीनों को इसने कत्ल करा दिया, इनको इतना परेशान कर दिया। एक ने तो, ये कुवाचा ने तो डूबकर आत्महत्या कर ली, ठीक है, बाकी 2 को सरेंडर करा दिया और खुद अब दिल्ली की गद्दी पर बैठा। क्लियर है। और इस तरीके से अब वंश कहां बढ़ने लगा आगे। तो अभी आपको ये कहानी समझ में आ गई है कि गौरी अपने साथ कितने दास लाया था, 4 थे तो बहुत सारे, लेकिन ये 4 बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन, यहां पर ताजुद्दीन यालदज, हाँ या ना, यालदज, कुवाचा, ऐबक और बख्तियारुद्दीन, सुन रहे हो, क्लियर है। अब यालदज ने गजनी पर शासन ठोक दिया, ऐबक ने लाहौर पर, कुवाचा ने सिंध वाले एरिया में, उच्च वाले एरिया में, और
क्लियर है? पक्का? लेकिन अभी हमने गौरी का केवल परिचय दिया कि 4 गुलाम लाया है। अब गौरी के आक्रमण, मोहम्मद गजनवी का पहला सुल्तान था जिसने गौर पर विजय प्राप्त की। हम गजनवी की बात कर रहे हैं, पुरानी। बाद में वहां के निवासियों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया था। इसके पहले वहां के निवासी कैसे थे? होते थे। गजनी वंश की शक्ति दुर्बल हो जाने पर वहां के शासकों की अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाया, गजनी के शासकों से आरंभ किया और उन्हें सफलता मिली। और अब तो गौर के शासक थे वही गजनी के शासक बन गए, तो गजनी भी इनके अंडर में आ गया। तो गयासुद्दीन गौर का शासक बना। नाम क्या है? आवाज नहीं आई? ये गौरी का बड़ा भाई है, इसी का नाम है गयासुद्दीन, इसी का नाम है शहाबुद्दीन। और इसने अपने छोटे भाई को, उसके भाई शहाबुद्दीन, देखो जरा, एक्चुअली मोहम्मद गौरी, तो अब इसने शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को अपना क्या दे दिया? शासन दे दिया। और ये देखो गयासुद्दीन गजनी पर अपने शहाबुद्दीन को दे दिया। वह शहाबुद्दीन उर्फ मोइनुद्दीन मोहम्मद गौरी था। वो 12वीं सदी में भारत पर आक्रमण किए और राज्य की स्थापना करी। उसने अपने बड़े भाई गयासुद्दीन का हमेशा सम्मान किया और स्वतंत्र होते हुए भी उसने हमेशा ये माना कि बड़े भाई के गुलाम सुन रहे हो। अब विदेशी आक्रमण और भारत 1027 तक महमूद गजनवी, जबकि मोहम्मद गौरी ने अपना प्रथम आक्रमण कब किया? 1175। कब किया? पक्का? इन लगभग 150 सालों में भारत ने कोई सुधार नहीं किया। ठीक? देखें, इस प्रकार 2 महत्वपूर्ण आक्रमणकारियों के बीच में 148-150 वर्षों का अंतर था, परंतु तब भी भारतीयों ने महमूद के आक्रमणों से कुछ भी सीखने का प्रयत्न नहीं किया। इस कारण विभिन्न राजवंशों में परिवर्तन हो जाने की अतिरिक्त भारत में अन्य कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। राजनीतिक दृष्टि से भारत उस समय भी विभक्त था। निसंदेह कुछ राजपूत वंश बहुत सम्मानित और शक्तिशाली थे, लेकिन इसके बाद भी वो आपस में इतने ज्यादा झगड़ रहे थे कि भारत की रक्षा ना कर सके। समझ में आ रही बात? चलिए, जिसके कारण ना तो वे अपनी शक्ति का सदुपयोग और ना अपने राज्य के हितार्थ कर सके और ना वे एक होकर विदेशी शत्रु का मुकाबला कर सके। और अब भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना होगी। कौन करेगा? मोहम्मद गौर। हेरात और गजनी के मध्य छोटा सा पहाड़ी क्षेत्र था गौर, छोटा सा क्षेत्र। कौन कौन के बीच? हेरात और राज मोहम्मद गजनी के अधीन था। 1173 में गौरी शासक बना। कब बना? 73 में। और आक्रमण करना कब से शुरू किया? 1100। अरे क्लियर है? आज घर जाके बार बार पढ़ना है। देखिए, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। दूसरा नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम, कासिम नहीं, साम दूसरा नाम। भारत पर मोहम्मद गौरी के आक्रमण, गौरी का प्रथम आक्रमण 1175, ठीक है, तो मुल्तान और सिंध पर हुआ। फिर 78 पर आएगा 1178 गुजरात। 1100 ओके। ये गजनवी का नहीं, ये गौरी का आक्रमण है। गजनी के आक्रमण के समय भीम प्रथम था। सुन रहे हो? देखे, भीम द्वितीय। गौरी के समय कौन है? क्योंकि गजनवी के समय भीम। अरे क्लियर है? बड़ी करारी शिकस्त खाई कौन ने? गौरी ने। कौन ने? अब देखो, ये हर बार डबल पावर के साथ आ रहा है, लेकिन भारत के राजा डबल पावर के साथ अटेंड नहीं कर रहे। देखो, मूल राज द्वितीय भीम द्वितीय ने अपनी योग्यता एवं अपनी विधवा मां नायिका देवी की सहायता से मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। भारत में गौरी के द्वारा लड़े गए युद्ध, ताराइन का प्रथम युद्ध 1100 आया ना? पहली 75 में आया, मुल्तान पर आक्रमण किया। 78 में गुजरात पर आक्रमण किया। नहीं किया है? दोनों बार हारा है। फिर 91 कहा? दिल्ली पर आक्रमण किया। मैदान था ताराइन। क्या नाम था? ताराइन का प्रथम युद्ध 1100। गौरी और पृथ्वीराज। कौन जीता? इनकी फिर गलती हो गई, ठाकुर साहब ने जाने दिया। जानू बच्चा है,
उसने कहा रुक जाओ, हम डबल ताकत के साथ कराएं। अगर उस दिन इसका कत्ल कर दिया होता तो आज दिक्कत नहीं। अब देखें तारा इनका तो दिए 1112 गौरी जी। अब उसने इनको नहीं बख्शा, उसने कहा कि नहीं ये तो हम मौका का पता तुम कभी उभरे आओ, ये काम नहीं। अब इसी युद्ध में गढ़वाल वंश के राजा जयचंद ने गद्दारी की, और गद्दारी काय को करी जब दुश्मनी थी तो उसने अपनी निभाई। कौन का साथ दिया? आया ना। अब गौरी, उस जयचंद ने सोचा कि गौरी हमारा मित्र बनेगा, लेकिन आक्रमणकारी किसी का मित्र नहीं होता। अब इतिहास में पता चलेगा, कोई आदमी बाबर को बुलाएगा, आओ आक्रमण करो, उसे लगेगा बाबर हमारा मित्र बन जाएगा, बाबर उसमें भी कत्ल कर देगा। तो यहां पर इतिहास में आपको जानने मिलेगा कि गद्दारों का हाल खराब हुआ है। देखें चंदावर का युद्ध हुआ देखो जरा, और मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच गौरी जीता। अब जब ये जीत गए तो अब देखो ये पूरा डिटेल पढ़ते रहना, हमने आपको बता दिया है चंदावर का युद्ध, ठीक है। अब मोहम्मद गौरी ने खासतौर पर पृथ्वीराज चौहान को जीता, सो दिल्ली कब्जे में आ गई। उधर अजमेर भी कहा गया कब्जे में, वहां जयचंद को हरा दिया, सो कन्नौज भी क्या आ गया। अरे क्लियर है। उधर इसका एक गुलाम कहां घुस गया? बंगाल में। हाँ या ना, बंगाल भी क्या आ गया है। देखे अब 1194 कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर, अब देखो जरा 94 93 चंदावर का युद्ध हो गया। 94 में अब इसका मेन आदमी है ऐबक। कौन है? ऐबक ने अजमेर को कब्जे में लिया, और फिर वही बात, 2.5 दिन का झोपड़ा। संस्कृत विद्यालय विक्रय राज चतुर्थ ने बनवाया था, नहीं बनवाया था? संस्कृत विद्यालय उसे नष्ट भ्रष्ट किया और उसकी जगह क्या बना दिया? बोलो यार। अरे क्लियर है। देखिए कुतुबुल इस्लाम 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया। मोहम्मद गौरी फिर से 1205 में वापस लौट कर आया, लेकिन इस बार खोखरों की ओर से बड़ी तरह पराजित हुआ और बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। अतः गौरी समाप्त। और सोचो छोटे छोटे लोगों ने से कत्ल कर दिया तो बड़े बड़े राजा इससे जीत नहीं पाए। समझ में आ रही बात? अब 1205 में जैसे ही खत्म तो फिर वही बात 1206 इधर लाहौर में बैठ गया कुतुबुद्दीन ऐबक, बंगाल में बैठ गया, हाँ या ना, वहां एयाल्दिज बैठ गया कशनी में, कहां बैठ गया? और कुवासा बैठ गया उच्छ और मुल्तान। 15 मत उसकी हत्या कर दी गई, 6 में हत्या हो गई। मोहम्मद गौरी द्वारा चला गए सिक्कों पर एक और कलमा तो दूसरी ओर लक्ष्मी जी, पहला मुसलमान था जिसने एक और कलमा छपवाया तो दूसरे तरफ लक्ष्मी जी की मूर्ति। ये प्रश्न परीक्षा में बहुत ज्यादा आता है। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति होती थी, हाँ या ना? कौन के सिक्कों पर? मोहम्मद। अरे क्लियर है। दिल्ली सल्तनत, अब दिल्ली सल्तनत बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्या हुआ, जैसे मोहम्मद गौरी मारा गया, अब दिल्ली की सीट थी, लेकिन चारों तरफ ये गुलाम आपस में लड़ रहे थे और एक तरफ कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था जिसे अभी तक खलीफा का आदेश नहीं मिला था। अतः ये अपने आप में एक गुलाम था, सिपहलकार था, यानी परामर्शदाता था। ये इसने अपने आप को सुल्तान घोषित और इसने मात्र राज्य संभाला और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। काय को बनाया? ये दिल्ली आना चाहता था लेकिन कभी नहीं आ पाया, बाकी 3 गुलामों के डर से। कौन? बाकी 3 गुलाम थे ना, कौन कौन? ये यालदाज, जोरदार आवाज आना चाहिए, यालदाज और कौन? कुवासा और, अरे क्लियर है। इनके डर से ये कभी दिल्ली पर शासन नहीं कर सका, लाहौर में रहा। देखो अब दिल्ली में, दिल्ली के वंश को आप पहले जानो।
मोहम्मद गोरी चला गया है। मोहम्मद गोरी, अरे क्लियर है? मोहम्मद गोरी चला गया। जाने के बाद वो अपना जो राज्य दे गया वो गुलामों को दे गया, इसलिए इस वंश को कहा गया क्या? गुलाम वंश। क्या कहा गया? पहले कुतुबुद्दीन ऐबक पहला गुलाम, उसका गुलाम इल्तुतमिश। इल्तुतमिश गुलाम भी था और ऐबक का दामाद भी था। इसके बाद में जब इसे परमिशन मिल गई बगदाद के खलीफा से, तो इल्तुतमिश ने यह तय कर दिया कि अब हमारी संतानें ही क्या सुल्तान बनेंगी। अतः इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पर अब इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। की गद्दी पर, अरे क्लियर है? और इसके बाद इसका बेटा, इसका बेटा, इसका बेटा, यानी ये परमिट हो गया कि मात्र खानदान का आदमी ही। हाँ या ना? अब एक बात और सुन लो, ये तुर्की थे। तुर्की में दो चीजें चलती थी, एक गुलाम को शिक्षित बनाना और दूसरा जो यहां पर सबसे अमीर लोग होते थे उन्हें कहा जाता था सरदार। क्या? इन्हें कहा जाता था अमीर सरदार। और ये समाज में सबसे उच्च दर्जा, यानी एक प्रकार से कहें वीआईपी लॉबी, सरदार, जो राजा को सलाह वगैरह देना, राजा के रिश्तेदार, राजा से संबंधी, ये टॉप के लोग थे। और इनका मानना यह था कि दुनिया के सबसे अच्छे मुसलमान केवल तुर्की हैं। कौन है? ये तुर्कियों के अलावा बाकी अगर कहीं और का मुसलमान आ जाए, प्रधानमंत्री बन जाए या कोई उच्च पद हासिल कर ले, तो ये बर्दाश्त नहीं करते थे। कौन सरदार? तुर्की सरदार। कौन? तुर्की सरदार बाहर के मुसलमानों को कतई बर्दाश्त। तो तुर्क में स्त्रियों का भी उतना सम्मान नहीं था, ये स्त्रियों का आगे बढ़ना भी पसंद नहीं करते थे। इन्हें स्त्रियों के अंडर में रहना कतई पसंद नहीं था। ये तुर्कियों की विशेषता थी। समझ में आ रही बात? अब 5 मुस्लिम राजवंश आए। गुलाम वंश, गुलाम वंश का जब सबसे लास्ट तक पहुंचा तो इसी के मंत्री खिल्ली ने इनकी हत्या कर दी और उसने खुद को राजा बना लिया। सो आ गया खिल्जी वंश। खिल्जी वंश की हत्या कर दी तुगलक वंश ने। तुगलक वंश आ गया, इनकी हत्या करवा दी सैयद लोगों ने। सैयद वंश आ गया, इनको हटा दिया कौन ने? हाँ या ना? और यहां पर एक नए मुसलमान बाहर से आएंगे, अफगानी। सुन रहे हो? और अब आएगा बाबर। कौन आएगा? पक्का? और ये दिल्ली पर राज नहीं करेगा, ये अपनी राजधानी बनाएगा आगरा। क्या बनाएगा? यानी अब दिल्ली राजधानी नहीं रहेगी, क्या रहेगी? आगरा। क्या रहेगी? पक्का? इतने ये लोग तुर्की से संबंधित हैं, अतः ये अपने आप को कहेंगे सुल्तान। क्या कहेंगे? और अपने साम्राज्य को कहेंगे सल्तनत। क्या कहेंगे? पक्का? और अब जब बाबर आएगा तो वो अपने आप को कहेगा बादशाह। क्या कहेगा? वो सुल्तान नहीं कहेगा। क्या कहेगा? पक्का? तो पहले तो जो वंश बिल्कुल क्रम से लिख के देखो, याद करो। पहला वंश, सुनाई नहीं दिया? पहले हमारे साथ याद करो, पहला वंश क्या है? क्या है? दूसरा खिल्ली है। तीसरा तुगलक। 3 याद हो गए। पहला गुलाम है, खिल्ली है, तुगलक है। कौन बोल? फिर से बोलो। क्लियर है? दिल्ली के 3 वंश याद हो गए, क्योंकि पहली बार मोहम्मद गोरी आकर के यहां पर शासन करेगा। तो मुसलमान शासक 3 पहले। कौन कौन? पक्का? जोरदार आवाज में बोलो यार। अरे क्लियर है? गुलाम वंश है,
खिल्ली वंश है तुगलक। हाँ या ना? अब तुगलकों को हटाया कौन ने? सैयद। कौन ने? तो सैयद को हराया, पक्का। और अब दिल्ली राजधानी नहीं रही, यानी यहां पर दिल्ली सल्तनत समाप्त। क्या कहा हमने? क्या कहा हमने? तो 5 राजवंश आएंगे। कितने? सुनाई नहीं दिया? पक्का? अरे क्लियर है? पक्का? कौन कौन क्लियर है? एक बार नहीं, कम से 5 बार बिना देखे लिखो, बिना किसी की सहायता से। कम से कम 5 बार एक के नीचे एक लिख के देखो। हाँ, बस खुदा ही नहीं है, तुम्हें कहां से दे? वो बाजू वाले से ले लो। अच्छे पेन रख के ले आओ, रजिस्टर रख के ले आओ। तुम्हारे पास ही पेन नहीं है? पहला वंश आवाज नहीं आ रही है। दूसरा, तीसरा, क्यों? गुलाम, खिल्ली, तुगलक, सैयद, लोधी। ओके? क्या क्या? जितने खुले मन से रिवाइज करोगे, मैं गारंटी लेता हूं जीके में ऐसी कोई चीज नहीं बचेगी जिस पर आप बहस ना कर सकें। सुन रहे हो? याद करना दूर की बात है, मैं तो ये कह रहा हूं बहस करना। सुन रहे हो? पहला वंश गुलाम, दूसरा ओके गुलाम है, खिल्ली है, तुगलक है, सैयद है, लोधी है। हाँ या ना? ठीक। अब इनका कार्यकाल भी हमें याद रखना है। पूरा ओवरऑल गुलाम वंश 1206 में गद्दी पर बैठा और फाइनली 1290 में निपट गया। 1206 से आवाज नहीं आ रही है? 1206 से, अरे क्लियर है? 1290 पर खिल्ली वंश आया और इसके 2-3 राजा ही शासन कर सके। तो 1300 ये भी निपट गया। हाँ या ना? मेन इसमें आ पाया अलाउद्दीन खिल्जी। कौन आ पाया? अरे क्लियर है? नहीं बनेगा। पक्का? 2 के याद करो, मात्र 2 के याद करो। 1206 से 1290, 1206 से गुलाम वंश से, 1206 से 1290 क्या है? आए ना? फिर कौन है? खिल्ली वंश से 1290 से
1320 है, 1320 से लगभग 1420, 1420 रटने का आपको हम तरीका बता रहे हैं, लगभग 100 साल, लगभग तुगला। अब उसको करेक्ट कर लो, 14 पे पहुंचा दो, नहीं आ रही बात समझ में? तो इसे कर लो 1320 से, हाँ या ना? अरे क्लियर है? कौन कौन? अरे क्लियर है? तीनों के सन 3-4 बार लिख के देखो। तीनों के सन हाँ सुनो, अभी किसके बटवा क्या होता है, कई बार जिंदगी में हम, देखो सभी लोग, कोई हिंदू धर्म से जुड़ा है, कोई मुसलमान धर्म से जुड़ा है, हम जितना वैज्ञानिकता को मानते हैं उतनी हमारे हृदय से जुड़ी है आस्थाएं, है ना? हम सुबह से घर से निकलते, हम कितने पढ़े लिखे ना क्यों ना हो जाए, हम सोचते हैं कोई शुभ व्यक्ति हमें मिले, सोचते हैं कई सारी चीजें दुनिया में, जैसे आप हस्ताक्षर करते हैं, हस्ताक्षर, आपका हस्ताक्षर कभी नीचे की ओर नहीं जाना चाहिए, आपका हस्ताक्षर हमेशा कहा जाना चाहिए आगे। एक बात, दूसरी बात, जितने बच्चे रजिस्टर 1 लेने के चक्कर में पीछे से आगे की ओर लिखते हैं कि पीछे के पन्ना पे लिख लें, ये भी बहुत ज्यादा आपकी किस्मत को, अगर आप मानते हैं तो आपको दिक्कत पहुंचाने वाला काम है। आपको पीछे से नहीं आना है, नहीं तो आपका नंबर हमेशा पीछे से आएगा। आप 50 रुपए एक बार वन टाइम खर्च कर लीजिए, एक नई चीज ले लीजिए, आगे से हमेशा कहां लिखिए? पीछे। समझ में आ रही बात? आप जब भी कोनों में सवाल करते हैं, इसका मतलब ये है कि उसका, उस बात का इंपॉर्टेंट आपके जीवन में नहीं है। आप कुछ ही कोने में लिख रहे, कोने में लिखने का मतलब क्या होता है? उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर जब आप उस चीज को ये कह रहे हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ब्रेन भी उसे इंपॉर्टेंट नहीं देता और वो कहीं छुपी पड़ी रहती है, आपका ब्रेन डेवलप नहीं करता उसको। तो कुछ सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आप पुराने समय में आपके टीचर ने आपसे कहा अच्छी राइटिंग लिखो, क्यों भाई? लिखना ही तो है, देखो आप क्यों कहा गया। आपकी क्लास आज यही खत्म कर रहे हैं, इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीजें आप जीवन में जान लें, हर चीज का महत्व क्यों है प्लीज। देखिए आप, अगर हम यहाँ कुछ लिखना है, हमने यहाँ लिखा एक लड़का मार्केट जाता, हम ऐसा भी लिख सकते हैं एक लड़का बाजार गया, भाई यही तो लिखा है, एक लड़का बाजार गया, लिखा है ना। लेकिन पुराने समय में हमारे टीचर क्या कहते थे, इसी चीज को बेटा बहुत सुंदर तरीके से लिखो कि एक लड़का बाजार गया। आप जितना सुंदर तरीके से लिखेंगे, आप उतना सुंदर तरीके से याद रखेंगे। कचरा किसी को याद नहीं रहता। आप कहीं चले जाइए, कचरे के ढेर लगे हैं, अब वहां उसकी इमेज को आप अपने दिमाग में नहीं उतार पाएंगे, लेकिन आप किसी के घर जाते हैं, बड़ा सुंदर माहौल है, घर एकदम हटके है, आपकी मेमोरी में बिना चाहते हुए भी, आप नहीं चाहते कि वो याद हो, लेकिन याद हो जाता कि नहीं हो जाता? हो जाता कि नहीं हो जाता? आपके पास कोई नॉर्मल ये कुत्ते घूम रहे हैं, कभी याद होते हैं? नहीं याद। लेकिन अचानक से आपके सामने मोर आ जाए तो आया ना, अचानक से आपके सामने हिरण आ जाए,
नहीं हो जाती यार, आपकी नजरें टिक जाती हैं। अरे यार देखो वो हिरण है, देखो कितनी सुंदर। याद रखिएगा, आपको शायद ये पता नहीं होगा, सुनो सब लोग सामने कुछ चीजें आपको जीवन में बता दें। आईएएस का इंटरव्यू भी होता है, पीएससी का इंटरव्यू होता है, तो आपकी सुंदरता पर भी आपको एक्स्ट्रा अंक मिलते हैं, आपको पता हो या ना हो। आप कितना वेल मेंटेन है, और इसका ये कतई मतलब नहीं कि आपको मालिक ने कितनी अच्छी सूरत दी है। दुनिया में हर कलर, कोई गोरा है कोई सांवला है, हर जगह अपना महत्व है, लेकिन आप अपने आप को कितना वेल मेंटेन करे हैं, इसका नाम सुंदरता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? और आप अपने आप को जितना वेल मेंटेन करते हैं, खड़े होने की स्टाइल, बैठने की स्टाइल, पानी पीने की स्टाइल, बात करने की स्टाइल, आप उतना अच्छी इमेज सामने वाले के मन में डालते हैं। हर चीज, दुनिया में हर चीज में स्टाइल का महत्व है। आप कहीं चले जाइए, यहां तक कि मैं टीचरशिप की तक बात कर रहा हूं, आप देखिए वही हिस्ट्री है, वही मोहम्मद गौरी है, हम कोई अलग से नहीं लाए। यहां सोचो नहीं कि दूसरी क्लास का अलग मोहम्मद गौरी, अपने तंबू का अलग मोहम्मद गौरी है ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी क्यों टीचर की कैटेगरी बढ़ जाती है कि अरे यार ये वर्ल्ड में सबसे अच्छे शिक्षक हैं, ये भारत में सबसे अच्छे शिक्षक हैं, फिर पता चला ये मध्य प्रदेश के टॉप हैं, फिर ये दमोह के टॉप हैं, है ना? और कुछ है लेकिन है ही, तो क्यों कैटेगरियां बढ़ जाती है? पढ़ाने की स्टाइल जो छाप छोड़ जाती है स्टूडेंट के मन में। इसलिए कुछ चीजें बेटा आपको मेंटेन करना पड़ेगी, आपको अपनी लाइफ स्टाइल में उन चीजों को उतारना पड़ेगा। आपको मैं 100 बार कह चुका हूं, कई सारे बच्चे, 90% बच्चों को मैंने देखा क्लास के दौरान आप सवाल को कोने में करते हैं। मत करिए आप, इससे आपकी याददाश्त पर फर्क पड़ता है। आप एक बात बताइए, आप घर जाते हैं, आप कपड़े कहीं पर भी फेंक दीजिए, आप रिवाइज करिए, आपको अचानक कहीं बाहर जाना है, आपको कपड़े ढूंढने में दिक्कत होगी या नहीं होगी? होगी। और अगर आपने उन्हें सुंदरता पूर्वक सही जगह रखा होता तो आप घर में कागज ले जाइए, आप जाइए, जैसे घर के अंदर हो गोदरेज में फेंक देना, फिर कल जरूरत पड़े ढूंढना, आपको दिक्कत होगी। ऐसे आपकी गोदरेज, आपकी जो अलमारी है, ये तिजोरी है आपकी, ये इसमें आप कितने अच्छे तरीके से इस चीज को रख रहे हैं, ये निर्भर करता है। आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, आप अपनी मेमोरी में किस तरीके से जमाए हैं, ये फर्क पड़ता है। इसलिए आपको सबसे पहली बात मेहनत करने के साथ मेहनत करने की स्टाइल बदलना होगी, स्टाइल बदलना होगी। हम और सारे एग्जाम्पल दे रहे, आप अदालत चले जाइए, ढेरों वकील मिलेंगे, एक वकील ऐसा भी मिलेगा जो जूझ रहा है कि दिन में 200 मिल जाए, टिकट चिपका भी मिल जाए। सच बताना, हाँ या ना? और एक वकील दिन के 5 लाख कमा रहा है, तुमसे बात करने का पैसा लेता है, करना हो करो, नहीं करना हो नहीं करो। हमसे बात करना है, पहले काउंटर पे पैसे जमा कर दो। कारण यह है कि हमारे अध्ययन का स्टाइल अच्छा है। तुम दूसरे से 6 घंटा बात कर लो और हमसे 6 मिनट, हम 6 मिनट में तुम्हारा सार बता देंगे कि तुम कहां बचोगे, हाँ या ना? वो लोग जाते हैं, लोग 5-6 हजार तो ठीक है यार, दिल्ली के वकीलों की फीस 8 करोड़ है, 8 करोड़ एक दिन की, वो लोग देते हैं। उन्हें किताबें इतनी रटी है कि वो मजिस्ट्रेट से लड़ जाते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते ये लाइन के अलावा, करो तुम कैसे कर रहे? इस लाइन के अलावा संविधान में लाइन ही नहीं है।
तुम कैसे कर रहे? तो हर चीज का दुनिया में स्टाइल है। वही काम आप 50 दिन में कर सकते हैं, वही काम आप 5 दिन में कर सकते हैं, वही काम आप 5 मिनट में कर सकते हैं। एक व्यक्ति दिन भर गड्ढे खोदने के 300 रुपए पर डे लेता है। इंजीनियर आता है, केवल बताता है गड्ढा यहां खुदेगा, वो 50,000। क्यों? हमने बताया है कि गड्ढा यहां खुदेगा। वो जिसने खोदा बेचारे के 300, वो जिसने बताया आपकी जमीन है, एक आया यहां प्लर होगा, यहां एक कमरा होगा, यहां पर लेट बात होगी, यहां पर आपका शयन कक्ष होगा, बताओ 2 लाख रुपए की नक्शा बनाया भाई हमने। और एक आदमी बेचारा ईंटें धरते धरते मर गए, उसको नहीं मिला उतना। तो दुनिया में हर चीज स्टाइल है। समझ में आ रही बात? हर चीज। इसलिए अपनी जिंदगी में ये कभी मत सोचो कि केवल मेहनत का नहीं, मेहनत तो करना है जब तक उसमें स्टाइल का तड़का ना लगेगा। समझ में आ रही बात? अगर स्टाइल का तड़का ना लगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये तड़का लगना जरूरी है। मेहनत करें, सही दिशा में करें, सही तरीके से करें, फिर आपको लगेगा कि हाँ यार ये आदमी से मिलना हमें जरूरी है। आप हमारी बात समझ गए? देखो बेटा, आपके रजिस्टर खरीदने ना खरीदने, किस तरीके से लिख रहे हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके जीवन को फर्क पड़ता है। और एक शिक्षक का काम है रोज आपको आपकी गलतियों से अवगत कराएं। और आज बड़ा अच्छा मुहूर्त रहा। बड़ी किसी को ना बड़ी है किसको? आपको? अरे तो छूके ही नहीं खाया, आज का दिन भी नहीं बच पाया। लेकिन फिर भी एक बात कहेंगे अपने बच्चों से, गलतियों पर मुंह फुलाने की जगह अपना पूरी क्लास 3 घंटे की बर्बाद करने की जगह इस बात को सोचो कि यदि डांट बड़ी है तो निश्चित तौर पर हमारी गलती थी, और अगर हम 2 मिनट में उस बात को ब्रेन से अलग कर दें, कोई सामने हमारा शत्रु नहीं खड़ा है कि जिसने हमारी बेइज्जती कर दी, और डांट थी, पड़ गई, बात खत्म हो गई, आई गई हो गई, आगे का सवाल करें। समझ में आ रही बात? आगे का सवाल हल करें, तल्लीनता से करें। तो हम जैसे हम लोग होते हैं, डांट गिरने के बाद भूल जाते हैं किसको डांटा, हमें को खुद याद नहीं रहता कि किसको डांटा। इस तरीके से आप बने और आप उसका अचार रखेंगे, ये मुरब्बा, तो ये पेड़ बन जाएगा। और पेड़ बनेगा तो दोनों के संबंधों में फ्रिक्शन आएगा। और अगर हमारी और आपकी आत्मा एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं है तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। जहां पर हम 3 घंटे चिल्लाते हैं, आप कभी चिल्ला के देख लेना, गस्त खा के गिर जाओगे। आप अजमा लेना, तुम्हें हम 4 बार ग्लूकोज देंगे। हम 4 बार ग्लूकोज देने के बाद तुम 4 बार गिर जाओगे। पकड़ना पड़ेगा 4 लोगों को। लेकिन अगर हम 4 घंटे आपके लिए चिल्ला पाते हैं तो ये आपकी फीस नहीं हमें दम दे रही, एक्चुअली जज्बा दम दे रहा है कि इन बच्चों को सक्सेस करना है। ये हमारा ग्लूकोज है। सुन रहे हो ना? और जब तक हमारी और हमारी आपकी आत्मा एक समर्पण भाव से जुड़ी हो, हम आपके रिश्तेदार नहीं है, आपके खानदान के नहीं है, हमारा और आपका कहीं ब्लड रिलेशन नहीं है, हमारा और आपका रिलेशन है आंख में। और ये रिश्ता जितना जोरदार होगा, हमारा काम उतना ज्यादा कामयाब होगा। इसके लिए बैर, कपट, द्वेष, इन चीजों को हमें और अपने बीच से हटाना होगा। समझ में आ रही बात? तो डांट को आप मात्र एक प्रोसेस समझे, इसे अपने दिल पर और दिमाग पर कतई ना लें। समझ में आ रही बात? अब इसका अंतिम अगर हम कहें, उपसंहार, एक लाइन में कहें, हम सुधर नहीं सकते, आप अपने आप को बदल लो। हम अपनी डांट को कम नहीं कर सकते, आप डांट खाना सीख लो, क्योंकि 2 में से एक सुधर जाए तो लाइफ बन जाती है ना। ऐसे हम सुधर नहीं सकते, आप सुधर जी
कल हमारी मुलाकात होगी साथ में।